हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपनी ये है फोर्थ क्लास, जिसमें अपन भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। और अपन ने लास्ट क्लास में राष्ट्रपति के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपन बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी प्रधानमंत्री के बारे में। क्या इनकी नियुक्तियां हैं, क्या इनके कार्यकाल है, शक्तियां हैं, और जो इन मंत्रिपरिषद है, उसको भी देखने वाले हैं। और जो आर्टिकल 74, 75 और 78 ये स्पेशल रहेंगे पीएम के लिए। उन सबकी अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। वही चीज जैसे अपना पढ़ने का तरीका है, इंडेक्स देखेंगे क्या क्या आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है अपना, भारत के प्रधानमंत्री हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इंडेक्स में अपन सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है अपना संवैधानिक स्थिति। किसकी? पीएम की जो संवैधानिक स्थिति है और उसका जो परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक बनाम नाम मात्र की कार्यपालिका। सेकंड अपन बात करेंगे अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें 74 मिलेगा, 75, 77, 78 और 88। ठीक है। नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट देखेंगे, इनकी जो नियुक्ति है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, ये किन किन की नियुक्तियां करते हैं, यानी जो राष्ट्रपति को दी जाने वाली सिफारिश है। यानी खुद नियुक्ति नहीं करता, ये सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति को। सबके बारे में बात करेंगे। और जो अपने पीएम साहब है वो अध्यक्षता किस किस की करते हैं, उन सब की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना 6 नंबर पे है, प्रधानमंत्री के पास जो विशेष शक्तियां होती हैं कैबिनेट और संसद के संदर्भ में, उनकी बात करेंगे। अब तक जितने भी वाइस पीएम रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन सब की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना और उत्तरदायित्व के बारे में। नेक्स्ट अपन पॉइंट नंबर 9 रहेगा अपना कैबिनेट बनाम मंत्रिपरिषद, यानी मुख्य अंतर क्या है इनमें और इनका प्रभाव क्या पड़ता है। पॉइंट नंबर 10 रहेगा जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में विस्तृत जीवन, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही देखने वाले हैं, और इनकी जो उपलब्धियां हैं वो देखेंगे। ठीक है। और लास्ट अपना पॉइंट रहेगा ऐतिहासिक तथ्य। अब तक जितने भी अपने पीएम रहे हैं उन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो सब देखेंगे। और लास्ट में वही अपने क्वेश्चन देखेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका जवाब आप लास्ट में कमेंट करके जरूर देना। ठीक है, तो शुरू करें क्लास। देखो, फर्स्ट पॉइंट है अपना संवैधानिक स्थिति और परिचय। तो संवैधानिक स्थिति के अंदर बात करते हैं, जो भारत में है ना वो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? वेस्टमिंस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये चीज अपन ने राष्ट्रपति के अंदर पढ़ी थी। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। ये चीज ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में ये अपने को कंफ्यूज करती हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल तभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जब उसे मंत्रिपरिषद की सलाह प्राप्त हो, यानी जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो काम करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री को सपनों में प्रथम और सरकार की धुरी कहा जाता है। और दूसरी चीज ये भी समझ लो, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति होता है उसके बीच कड़ी का कार्य करता है। ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ये सपनों में प्रथम, समानों में प्रथम और सरकार की दूरी, और मध्य कड़ी का कार्य भी करता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। ठीक है, ये स्पेशल नोट है, ये जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये किन्होंने बोला था। जो अपने डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार है, यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह भारत का प्रधानमंत्री है। जैसे अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है, वैसे अपने इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री के पास ऐसी पावर होती है। ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 74 क्या है? 74 के अंदर दे रखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या आएगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसको ऐसे याद कर लो, एक मंत्रिपरिषद होगी। और ये किसकी सहायता के लिए है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। जहां मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीजें जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं चीजों को चेंज करते हैं। ठीक है। 42वें संशोधन 1976 ने सलाह को बाध्यकारी बनाया, ताकि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति दी। ये भी किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 74 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। एक बार पुनर्विचार के लिए वो राष्ट्रपति को जो है एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 75 क्या है? इसमें जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और उस कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और जो मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 75 ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के देख लो।
ये ध्यान रखना। और ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। ये बहुत ज्यादा एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के रख लो कि जो 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया। या ऐसे पूछ ले, मंत्रियों की कुल संख्या है लोकसभा की सदस्य संख्या से कितना परसेंट अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% स्टेटमेंट के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 77, उसके बारे में बात करें। भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, यानी भारत के अंदर जो भी कार्रवाई की जाती है कार्यपालिका की, वो सारी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है। आर्टिकल 78 क्या कहता है, इसके प्रधानमंत्री के क्या दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है। वो क्या करता है, वो प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करे। यानी कि 78 के अंदर जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उनके क्या है, कर्तव्य दे रखे हैं, और जो भी काम करेगा उसकी सूचना वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। जो भी वो मंत्रिपरिषद में निर्णय होते हैं, जो भी लिए जाते हैं, उन सब की सूचना वो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। आर्टिकल 88 क्या कहता है, मंत्री किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेंगे जहाँ के वे सदस्य हैं। अगर कोई सदस्य मंत्री राज्यसभा से मंत्री बनाया है, तो वो सदन में तो बोल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसको मतदान करना होगा तो वो राज्यसभा के अंदर ही उसी सदन में वो मतदान कर सकता है जिस सदन से वो आता है। जैसे लोकसभा का तो लोकसभा में, राज्यसभा का तो राज्यसभा में कर सकता है। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आर्टिकल 74 है, इसको ये ध्यान रखो। आर्टिकल 74 इसमें क्या दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है उसकी जो सहायता के लिए क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है। और जो प्रधानमंत्री होता है ना, इस मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वो मुखिया होता है। क्या होता है, मुखिया होता है। और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उन कब हुआ था, 1978 के अंदर। ये देखो, ये दे रखा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था, जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना। करेक्ट। और जो आर्टिकल 75 है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं वापस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पीएम के लिए। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की जो है जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या कौन होता है, जो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल। पॉइंट नंबर 3 है, नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है। अब बहुमत दल अपने कौन होता है, लोकसभा के अंदर होता है। लेकिन अगर लोकसभा के नहीं हो तो कोई भी बड़े दल का जो नेता होता है उसको चुनकर रखते हैं। ठीक है, बहुमत प्राप्त होना चाहिए उसके पास। यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो राष्ट्रपति जो है वो जो सबसे बड़ा जो दल होता है उसके नेता को चुन सकता है, और उसे एक माह के भीतर विश्वास मत साबित करने को कहता है। ठीक है। वैसे जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो अपना क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। अगर उसमें से नहीं होता, ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता उसको, तो जो राष्ट्रपति है, जो दूसरा जो दल है सबसे बड़ा, कोई भी मान लो, अगर सबसे बड़ा दल है तो उसके एक नेता को वो चुन सकता है अपनी मर्जी से, और उसको ये साबित करना पड़ेगा एक महीने में विश्वास मत। ठीक है। तो शपथ है, राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी कि जो शपथ है प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और किसकी शपथ दिलाता है, ये चीज ध्यान रखना, पद एवं गोपनीयता की। ये चीज ध्यान रखना भाई साहब, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री है वो शपथ किसकी लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लो। तो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री उसको शपथ दिलाता है, और किसकी दिलाता है, पद एवं गोपनीयता की। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं करता, लेकिन करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन सिफारिश कौन करता है इसकी, प्रधानमंत्री करता है। तो इनडायरेक्टली चुन कौन रहा है, इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर नियुक्ति की बात आए डायरेक्ट तो वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पे करता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको वो अपने जो मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल कर सकता है, जिसको मर्जी वो अपना मंत्री बना सकता है। जैसी वो लिस्ट देता है राष्ट्रपति को, वैसे के वैसे उसको जो नियुक्ति है वो करनी पड़ती है। वो अपनी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकता मंत्रियों को, ये सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो इसलिए यहाँ ये नियुक्ति इसलिए लिखा गया है क्योंकि करने वाला तो कौन है, प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअल में करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री सिर्फ क्या करता है, सिफारिश करता है। ये चीज ध्यान रखना। ओके। ये देखो, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। भारत के जो महान्यायवादी हैं, उनकी कैग जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है उनकी, यूपीएससी के जो अध्यक्ष है और सदस्य, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, चुनाव आयुक्त की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य की। ठीक है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति नहीं करता, राष्ट्रपति के द्वारा करवाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है प्रधानमंत्री किन निकायों के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष किसके होते हैं, प्रधानमंत्री, इसकी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्षता किन किन की करता है।
तो ये देखते हैं। जो है नीति आयोग है उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनका सबका क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। नीति आयोग का हो गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन सब का क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अपन और बात करें तो एक और नोट कर लो, इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है उसका भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का। ठीक है। उसका भी क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो वैज्ञानिक जो औद्योगिक अनुसंधान होते हैं परिषद, उनका भी अध्यक्ष होता है। ये सेकंड पॉइंट, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका भी क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है, इन सब की अध्यक्षता करता है। ठीक है। तो बाकी की इधर है, ये दो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रधानमंत्री के पास है जो विशेष शक्तियां है वो कौन कौन सी उसको प्राप्त होती हैं, तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं अभी। प्रधानमंत्री की विशेष शक्तियां कैबिनेट के संदर्भ में बात करें तो विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकता है, उसकी मृत्यु या इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो गई। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वैसे हो जाती है, यानी जब तक प्रधानमंत्री है तब तक उसकी जो मंत्रिपरिषद है, ये चीज ध्यान रखें। जब तक प्रधानमंत्री जीवित है तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी। ठीक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम होता है, यानी मुख्य कड़ी होती है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है। संसद के संदर्भ में बात करें तो वह सदन का नेता होता है और राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और भंग करने की सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, संसद का सत्र बुलाने और भंग करने के लिए प्रधानमंत्री देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री। और सदन का क्या होता है, ये नेता होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। जो प्रधानमंत्री है उसकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है और उन्हें क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक। और जो सभी मंत्री हैं वो अनुसूची 3 के अंदर उल्लेखित किए गए, और सभी मंत्री जो क्या है पद व गोपनीयता की शपथ देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री लेता है वैसे वैसे। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति है वो सभी को मंत्री नियुक्त करता है, वो किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब तक जितने भी उप प्रधानमंत्री हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। संवैधानिक स्थिति क्या है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद उल्लेखित नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। वाइस प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है। ये केवल राजनीतिक उद्देश्य और सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। अब तक कितने प्रधानमंत्री जो हैं वो उप बन चुके हैं, उप प्रधानमंत्री कितने बन चुके हैं अब तक, वो देखते हैं। फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है जो नेहरू जी के कार्यकाल में बने थे। ठीक है। सेकंड है मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो चौधरी चरण सिंह है और जो जगजीवन है वो 2 बार बने थे। ठीक है। और किसके काल में, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, एक साथ। ठीक है। इसके काल में 2 बने थे, एक बने थे चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन सिंह, ये चीज ध्यान रखना। और नेक्स्ट है वाई बी चौहान, जो चरण सिंह के कार्यकाल में बने थे, चौधरी देवीलाल जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में, ये 2 पीएम थे अपने। ठीक है। इनके कार्यकाल में ये कौन बने थे, अपने वाइस प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौधरी देवीलाल। ठीक है। ये 2 बार बन गए थे। ऐसे ही एल के आडवाणी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बने थे, जो अंतिम उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद अब तक टोटल व्यक्ति तो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है। 2004 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मोरारजी देसाई है, तो पीछे देखो, ये मोरारजी देसाई है। और इसके अलावा जो चौधरी एक ये है चौधरी चरण सिंह, ये वाला, एक मिनट रुको मैं इसको रेड से करता हूँ। एक तो ये चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और एक जो मोरारजी देसाई, ये दोनों, इन दोनों का ध्यान रखना। ये ऐसे उप प्रधानमंत्री रहे जो बाद में क्या बने, प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है। ये वाइस प्राइम मिनिस्टर तो बने ही थे, लेकिन बाद में ये दोनों प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और जो मोरारजी देसाई हैं, ये वाले, यही वाले। और इनके समय में जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह है, ये वाले, जगजीवन के राम में दोनों एक साल उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। जो है मोरारजी देसाई के समय चौधरी चरण सिंह और जगजीवन दोनों एक साथ क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। और जो चौधरी देवीलाल है वो एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार उप प्रधानमंत्री
बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चौधरी देवीलाल है ना, एक तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये कार्यकाल में बने थे दोनों के दोनों, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, यानी 2 बार प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये चीज ध्यान है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जो मुराद, 1 मिनट रुको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बस मैं थोड़ा सा इसको, आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके, बस। ठीक है, जो मोरारजी देसाई है, एक तो ये है। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऐसे उप प्रधानमंत्री रहे तो प्रधानमंत्री भी बने थे, पहली बात क्लियर। और जो मोरारजी देसाई है, इनके जो कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन, एक चीज ये क्लियर। और जो चौधरी देवीलाल है, वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे, यानी कि ये 2 पीएम के टाइम पे वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना और उत्तरदायित्व संरचना। मंत्रिपरिषद के 3 मुख्य स्तर होते हैं, वैसे 4 बोल सकते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और ये वापस राज्य मंत्री दे दिया। और एक होता है उप मंत्री। मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं? शीर्ष नीति निर्माता होते हैं, जैसे अमित शाह पढ़े गृह मंत्री, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं, उनके बारे में समझो। कैबिनेट मंत्री खुद अपने विभाग का प्रमुख होता है, पहली बात। दूसरी बात, विभाग के सभी निर्णय ये खुद लेता है। ठीक है, तीसरी बात, और उन निर्णय के लिए जिम्मेदारी भी खुद ही लेता है। ठीक है, सही है गलत है, सारी उत्तरदायित्व इनका खुद का ही होता है, करेक्ट। दूसरा है राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, छोटे विभागों के प्रमुख, जो कैबिनेट के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, जो इनके प्रति जवाबदेही नहीं रहते। ठीक है, इनका जो मंत्रालय है वो उस मंत्रालय के वे स्वयं के प्रमुख होते हैं, और मंत्रालय से जो संबंधित सभी निर्णय है ये स्वयं भी लेते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री लेते हैं वैसे ये लेते हैं। ऐसे ये जो अलग जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए ये होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते, इनकी सहायता के लिए ये होते हैं। ठीक है, जो ये किसी भी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते, और जो कैबिनेट मंत्री के जो ये अधीन होते हैं, और कैबिनेट मंत्री को ये सहायता करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। एक उप मंत्री होता है, वो सबसे नीचे नीचे होता है, और जो ये सारे मंत्री होते हैं इनकी सहायता के लिए वो होते हैं। ठीक है, उप मंत्री वाला जो होता है ना, वो इन सब की सहायता के लिए होता है। ठीक, क्लियर। ये स्पेशल ध्यान रखना नोट, जो कैबिनेट शब्द है उसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 का भाग 3 है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। इसको भाई साहब स्टार लगा के रख लो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। 3 स्टार लगा लो। अब मैं जो बता रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि मैं इंपोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी है। ठीक है, तो ये चीज है ना, जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने देखो कलर भी चेंज कर रखा है इसका। और अगर मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसको क्या बोलते हैं? वो साथ तैरना और साथ डूबने के सिद्धांत पर काम करती है। और जो व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब क्यों होती है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी? इसका कारण ये है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की, जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी क्या करता है? वो नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाता है, उनके जो इस्तीफे वगैरह देते हैं तो उनको स्वीकार भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनको हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस कारण से सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक बहुमत है लोकसभा में तब तक मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे। और जब तक बहुमत नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे देता है या उसकी पद पे रहते हुए मरती जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अपना कैबिनेट बनाम मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद है वो एक बड़ा निकाय है, इसमें 60 से 80 मंत्री होते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 और 75 में है। ठीक है, जो अपने पीछे देख लिया। कैबिनेट एक छोटा निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मुख्यमंत्री होते हैं। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसको ध्यान रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में ये जोड़ा गया। और जो कैबिनेट समूह होता है उसको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं उसको? मंत्रिमंडल। ये चीज ध्यान रखना, समूह को, किसको? समूह को। कैबिनेट समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, और जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही क्या होता है? भाग होता है, इसका भाग होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग होता है। एग्जाम में कैसे आता है? मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग होता है, ऐसे उल्टा दे देता है, तो इसको ध्यान रखना। मंत्रिमंडल
मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसको टेबल से समझ लेते हैं, दोनों में मुख्य अंतर क्या आता है, विशेषता दे रखी है। इधर मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो कैबिनेट है उनके बारे में बात करें। इनकी सदस्य संख्या 60 से 80 मंत्री होते हैं। ये बड़ा निकाय होता है मंत्रिपरिषद वाला, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, छोटा निकाय होता है। शक्तियों की बात करें तो ये कागजों पर सारी शक्तियां इसमें निहित होती हैं, और ये व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग यही करती है। जो बैठ के होती है वो सामूहिक बैठ के दुर्लभ है, और ये सप्ताह में कम से कम एक बार मिलती है। संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर 74-75 में इसका उल्लेख किया गया है मंत्रिपरिषद का। और जो मूल संविधान में नहीं है, इसके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 352 अनुच्छेद है, उसमें जोड़ा गया है ये। कौन? कैबिनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। कैबिनेट समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो कैबिनेट समूह होता है, कैबिनेट समूह है, कैबिनेट ग्रुप हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मंत्रिमंडल। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मंत्रिमंडल है, मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसमें कंफ्यूज मत होना। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का भाग होता है। मंत्री परिषद का भाग होता है, ये चीज ध्यान रखना। मंत्री परिषद का ही भाग है, होता है। अब एग्जाम में आपको पता है कैसे देते हैं, ये जो मंत्रिमंडल है ये इधर कर देंगे और ये इधर कर देंगे, ऐसे कंफ्यूज कर देंगे। एग्जाम में इतना ही दिमाग रहता है, प्रेशर भी तो रहता है एग्जाम का। ठीक है। क्या आता है, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का ही भाग होता है। जल्दी जल्दी में अपना ये पढ़ा जाता है और अपन इसको राइट कर देते हैं। जबकि इसको ध्यान रखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब बात करते हैं जो अभी वर्तमान के अंदर जो अपने प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इनके बारे में बात करें तो पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वह स्वतंत्र भारत में जन्म जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्लियर। इनका जो कार्यकाल है, पहली बार इन्होंने शपथ कब ली थी? 26 मई 2014 को। दूसरी बार कब ली थी? 30 मई 2019 को। तीसरी बार 9 जून 2024 को, जो अब तक अभी अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है। इनकी जो उपलब्धि की बात करते हैं तो जो वह है, जो नेहरू जी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले कौन है? अपने नेहरू जी है, और उनके बाद कौन है? अपने नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है। प्रमुख कार्य की बात करें तो स्वच्छ भारत, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, जीएसटी, अनुच्छेद 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण। ठीक है, ऐसे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड ही है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 रहेगा, ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो जो प्रथम पीएम है वो कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू। जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, कितना रहा इनका? 16 वर्ष 286 दिन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। जो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन। ये सबसे इंपोर्टेंट है, चाहे ध्यान रखना भाई साहब। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही थी? इंदिरा गांधी। विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। पद पर रहते हुए मृत्यु नेहरू की, शास्त्री जी की और इंदिरा गांधी जी की, इन तीनों की हुई थी। ये चीज ध्यान रखना, पद पर रहते हुए कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु की थी। ठीक है। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक आयु में ये प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे कम उम्र में बने थे राजीव गांधी जी। ठीक है। जो राज्यसभा सदस्य थे जो पीएम बने, वैसे नॉर्मली कौन से होते हैं? लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही वो सदस्य हो, उसका बहुमत प्राप्त हो। राज्यसभा का सदस्य होगा वो भी बन सकता है। तो ये देखो, इंदिरा गांधी बनी है, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, चार है ये चारों को ध्यान रखना। ठीक है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है उन सब की बात कर लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने पास स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों। ठीक है, और इनके ऊपर ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर निकालना होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा के से करता है, चाहे किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो या ना हो। यहाँ देखो, अपनी इच्छा से ये करता है क्या? गलत बात, अपनी इच्छा से नहीं करता। ठीक है, ये तो हो गया फॉल्स अपना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित होता है, और उससे कार्यकाल से पूरा नहीं हटाया जा सकता। ये बात सही है क्या? ये भी बिल्कुल गलत है, उसका कार्यकाल निश्चित होता ही नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। तो ये चीज भी
फॉल्स है। अनुच्छेद 38 के तहत प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य वह है प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, उन चीजों को समझा रहा हूँ। प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, तो ये हो गया ट्रू। तो केवल जो तीन है वो सही है, यहाँ आपके पास व्याख्या दे ही रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंत्रिपरिषद के जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऐसे पूछे तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए तो बोलते हैं जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, और जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के ऊपर होती है वो। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि कैबिनेट के फैसलों से असहमत होने पर मंत्रियों को सदन को भीतर और बाहर सरकार का समर्थन करना अनिवार्य है। ये बात भी सही है, ट्रू। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात है, यह सिद्धांत केवल लोकसभा के सदस्यों पर लागू होता है, राज्यसभा से आए मंत्रियों पर नहीं। ये बात तो गलत है भाई साहब, फॉल्स। ठीक है, तो केवल एक दो ही सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो सही है उन दोनों के देख लिए। गलत की बात है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सभी मंत्रियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी सदन के सदस्य हों। ये नहीं है कि राज्यसभा से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर के पद पर संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन है? गलत है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 का भाग 2 स्पष्ट रूप से उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति शक्तियों का वर्णन करता है। अरे उप प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं है, गैर संवैधानिक पद है। ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ठीक है, भारत के इतिहास में अब तक कुल 7 व्यक्ति इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। ये बात सही है, वैसा मैंने आपको सातों के नाम भी बता दिए। उप प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा अलग से दिलाई जाती है। उप प्रधानमंत्री को नहीं, गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं दिलाई जाती। ठीक है, उप प्रधानमंत्री को अलग से नहीं दिलाई जाती, वो कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है, जो कैबिनेट मंत्री की शपथ से भिन्न होती है, भिन्न नहीं होती। ये तो गलत हो गया। तो कथन एक और कथन तीन गलत है, कथन एक और तीन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डिस्कस नीचे व्याख्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रिपरिषद के आकार संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये सही कौन सा है? ठीक है, ये देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 10% आ गया। 10% से अधिक नहीं होते, 15% है भाई साहब। इसका मतलब 15% है वो। ये तो हो गया फॉल्स। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है शब्द का उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 75 में पहले से ही मौजूद है। गलत बात है, पहले से कहा है, इसको तो बाद में ऐड किया गया है। 44वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 352 में इसको जोड़ा गया है। फॉल्स हो गया। राज्य में जो मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले, उनकी बात करें, कैबिनेट की बैठकों में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं वो, उनको जब बुलाया जाता है तभी वो जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। ठीक है, तो ये सारे सारी गलत हो गए, तो कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए, तो ये आप जवाब देना। निम्नलिखित निकाय में से किन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री किन किन निकायों की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की करता है, या अंतर्राज्यीय परिषद की, या राष्ट्रीय जल संसाधन, या क्षेत्रीय परिषद? इनमें से या तो एक दो तीन होंगे, या फिर दो तीन चार, या फिर एक दो, या फिर सारों की करता है। अपना जवाब क्या है वो कमेंट करके जरूर बताना। ये हो गया अपने प्रधानमंत्री के बारे में। एकदम और एग्जाम ओरिएंटेड ही मैंने आपको मैटर दिया है। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं है पढ़ाई ज्यादा करने में। बस इतना ध्यान रखो, आपकी जैसी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैटर क्लियर है। इतना अगर आप कवर कर लेते हो तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ विद्वान बनने के बजाय आप एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम में लेवल के साथ है, आपको एक सिलेक्शन चाहिए, आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, उस पर ध्यान रखो बस। ठीक है, विद्वान बनने के लिए बाद में टाइम है। विद्वान के चक्कर में कभी क्या होता है, अपने उस टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और फिर मुश्किल हो जाती है एग्जाम। दूसरे टॉपिक भी अपने को पढ़ने होते हैं, और भी सब्जेक्ट होती है, तो सभी सब्जेक्ट को संभाल लेके चलना पड़ता है, तभी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको, नोट्स अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो उसको लाइक जरूर करें। अपने कमेंट भी करके बताएं, अगर आपको कुछ अलग से कुछ चीजें चाहिए या कोई तरीका चेंज करना है तो आप अपने जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं अपने क्लासें। और चैनल पे विजिट कर रहे हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।